Hello students, this is your mentor, teacher and friend here. Tell me, how was your Diwali? I have enjoyed myself very much in this Diwali. I hope you guys have also enjoyed yourself very much. Now come to our topic. We have already discussed 35 rules of syntax from Lucent Grammar book. Okay? और आज हम लोग रूल नंबर 36 से कवर करेंगे. So be ready and have a look here. रूल नंबर 36. देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है. इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है. क्या बता रहे हैं? देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जब होता है ना, तो इसके बाद जो नाउन आता है ना, इसके बाद जो नाउन आता है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, है ना, और वो प्रोनाउन भी हो सकता है. देयर के बाद में जो नाउन आता है ना, वो डिपेंड करता है कि यहाँ का वर्ब कैसा होगा. ठीक. देयर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ का वर्ब कैसा होगा. अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा. ठीक. एग्जाम्पल देख लेते हैं. देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल. ए पेन, तो यहाँ का नाउन देखिए सिंगुलर है. ठीक. सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगा यहाँ पे. ओके. देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल. 5 पेन्स है यहाँ पे. 5 तो हमारा एडजेक्टिव है, पेन्स हमारा नाउन है, प्लूरल नाउन है. ठीक. प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा. ओके. सो इजी. आई थिंक आपको समझ में आएगा. चलते हैं हम लोग नेक्स्ट. नोट. देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट्स, जैसे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड. सर्टेन पीरियड हाइट का बोध हो तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. देखिए, जब यहाँ के नाउन को देयर के बाद के नाउन को अगर हम, भले वो प्लूरल हो, एक यूनिट की तरह यूज़ किया गया होता है ना, तो वहाँ पे ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है. और जब ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है तो यहाँ का जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है. ओके. जैसे देखिए, एक सेंटेंस लिखा है, देयर इज़ 10 रुपीज़ टू पे. ठीक. वैसे तो 10 रुपीज़ लिखा हुआ है ये, लेकिन इसको एक सर्टेन यूनिट की तरह यूज़ किया गया है. ठीक है. सर्टेन अमाउंट. ओके. तो सर्टेन अमाउंट यानी ये सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है. और जब ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. ओके. क्योंकि देयर के बाद भी जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है हमारे नाउन और प्रोनाउन पे, कि नाउन हमारा कैसा है. सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. ओके. चलिए नेक्स्ट रूल. देयर के बाद पेयर वर्ड्स यानी शब्द युग्म आए हुए हों. शब्द युग्म क्या? कि दो वर्ड्स एक साथ आए हुए हों और आपस में कनेक्टेड हो किसी न किसी तरीके से. ठीक. और उनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो देयर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया था कि जो पेयर वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, शब्द युग्म, युग्म शब्द यानी जो साथ में यूज़ किए जाते हो पेयर की तरह, जैसे राइस एंड करी, पहले भी बताया मैंने आपको, तो इसको सिंगुलर काउंट करते हैं. ठीक. देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर. तो राइस एंड करी, ये देखिए दाल भात है ना, तो ये लिखा है राइस एंड करी, इसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा. ठीक. देखिए नेक्स्ट. देयर इज़ ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक. तो ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर की तरह माना गया है और यह इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है. इजी. चलिए रूल नंबर 36. इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर की तरह. ठीक. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है. देखिए, एक चीज़ आप ये समझ जाइए, देयर में क्या था कि इसके यहाँ वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लग रही थी. इट में ऐसा नहीं है. इट अपने साथ में हमेशा सिंगुलर लेगा. ठीक. इट के बाद जो वर्ब आएगी ये अपने अकॉर्डिंग आएगी. अपने अकॉर्डिंग मतलब इट के, जैसे इट है, इट के बाद में इजी आएगा. ठीक. और ये यहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस या जो भी केस है, तो ये जो भी केस है, जो भी केस यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा कि वर्ब कैसी आएगी. इट के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी. ये थोड़ा सा देयर और इट में डिफरेंस है. ठीक. लिखा भी हुआ है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि इसके बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन पे ये डिपेंड करता है. ठीक है. तो देखिए, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि इट के साथ में हमेशा सिंगुलर का यूज़ करते हैं. और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, इस पर बहुत एरर आता है. इट इज़ आई. आई क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है. लेकिन ये जो केस है प्रोनाउन का, ये है सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस कहते हैं इसको. ठीक है. तो इट इज़ आई,
आई लिखा है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जोड़ रहा है ना, और हु के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, ये हम प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे। हु के पहले यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, देखिए एंटीसीडेंट होने के लिए उसको नाउन और प्रोनाउन होना आवश्यक है, ठीक है। हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है यानी इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट को हिंदी में हम पूर्ववर्ती बोलते हैं, ठीक है, यानी पहले आया हुआ। तो ये डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी होगी, ठीक, ये डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी होगी। आई था, आई के साथ में वर्ब एम ही यूज़ किया जाता है, ना कि हम इज का यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ना ही आर का, ठीक। तो ये कह रहा है कि इट के बाद में जो हमारा केस आया होता है उस केस के अकॉर्डिंग यानी कि उस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो प्लूरल, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए, आई के साथ एम लगता है जो कि करेक्ट है, ओके। इट इज़ वी हु आर हेल्पिंग यू, आर क्यों आया, वी के अकॉर्डिंग। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। प्रोनाउन में भी इसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 38, नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जब नाउन इन अपोजिशन यूज़ करते हैं ना, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन प्रेस के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है तो वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है, ठीक है। जैसे लिखा मैंने, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ठीक। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सुदामा के बारे में, ठीक है। तो सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, वाज किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सुदामा के। ऐसा केस जब लिखा होता है तो इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, ठीक है, ये अपोजिशन का केस है। यू लिखा है, आर यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपोजिशन केस में है, बीच में माई स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, ओके। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वैसे तो सारे रूल इंपॉर्टेंट हैं बुक के, तो सारे तो पढ़ने का टाइम तो है नहीं उतना, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ओके। चलिए, रूल नंबर 39, यदि सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल जेरेंड, सिंगल क्लास का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और सिंगल का मीन अलोन, सिंगल अकेला होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव, देखिए इन्फिनेटिव का मैंने आपको ज़रा सा जिक्र किया था सबसे फर्स्ट वीडियो में। इन्फिनेटिव का मीन होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू रन, टू वॉक, टू टॉक, टू गो, ठीक। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर आप टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, चाहे इन्फिनेटिव का हो चाहे फुल इन्फिनेटिव का हो, ठीक। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप टू को हटा दो, टू को ही हटा दो तो ये हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव, ठीक। फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक। बेयर का मीन होता है चूंकि विदाउट, ठीक, तो विदाउट टू, अगर टू हटेगा तो ये विदाउट हो जाएगा यानी कि बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। और इन्फिनेटिव अगर कहेंगे तो इसको चाहे फुल इन्फिनेटिव का हो चाहे इन्फिनेटिव का हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से चैप्टर चलेगा जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगी तब, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, एडजेक्टिव में भी आप पढ़ लेंगे, कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है, मैं उसको बाद में पढ़ाऊँगी जब एडजेक्टिव आएगा तो, ठीक है। लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं। चलिए, जेरंड, जेरंड का अर्थ होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी भी लगेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, तथा क्लास का अर्थ होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लास का मतलब क्या होता है, उपवाक्य, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, क्लास की तरह एक और होता है, वो होता है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, और जो क्लास होता है ना वो कंप्लीट सेंस दे सकता है, ओके। चलिए अब इसका रूल देखते हैं। आई थिंक इसमें इसको बताने के चक्कर में आप लोगों को मैं इसको थोड़ा मिस तो नहीं करवा दी। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जेरंड और सिंगल क्लास का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और सिंगल का अर्थ एक होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टू स्विम इज़ ए गुड एक्सरसाइज। टू स्विम, देखिए सिंगल इन्फिनेटिव हमने पढ़ा था, सिंगल इन्फिनेटिव मतलब एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है भाई, एक ही तो है, सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। इजी है ना, समझ में आया आपको, बहुत इजी है। देखिए कोई भी रूल बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझ लेने के बाद में आपको सब कुछ इजी लगेगा, ओके। चलिए, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग देखिए यहाँ पे हमने सिंगल तो पढ़ा था, अभी रूल जब पढ़ रहे थे तो सिंगल पढ़े थे ना, सिंगल जेरंड, तो जेरंड तो एक ही है, यहाँ पे एक ही जेरंड है, दो तो है नहीं,
तो सिंगल है यहाँ पे क्या, स्विमिंग, स्विमिंग है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो इस किसके मुताबिक आया, ये जेरंड की, क्योंकि ये सिंगल था, सिंगल जेरंड था तो सिंगल वर्ब आ गया। ठीक, सिंगल क्लास देखिए, वेयर शी गोज, ये क्लास हो गई, वेयर शी गोज सिंगुलर क्लास थी तो इसका यूज़ कर लिया गया। ठीक है, देखिए स्विमिंग में मैं आपको एक चीज़, चलिए एडिशनल चीज़ बता देती हूँ एक अच्छी सी, क्या वो ये है, जो इसका जो ये बना है ना, वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर आईएनजी हटा दें तो होता है स्विम। एक एम को और हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आईएनजी लगेगा तभी एम दूसरा एम आएगा, वरना नहीं आएगा। स्पेलिंग का रूल है, ऐसे एडिशनल याद रखते हैं। स्विम देखिए, SWIM स्विम, स्विम इसके साथ में ये रूल है कि कोई चीज़ कैसे डबल होती है आईएनजी के पहले। ठीक है, जब स्विम होता है ना, स्विम के पहले लास्ट में जो कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो। ठीक, जो हमारा वर्ड होता है, वर्ड के लास्ट में जो लेटर ख़त्म होता है वो होता है अगर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले अगर वॉवेल होता है और उसके बाद में हमको आईएनजी जोड़ना होता है। आईएनजी इट मीन कि यहाँ पे स्विम के बाद में देखिए आईएनजी जब जोड़ेंगे तो आई, तो हमारा ये जो सफिक्स है वो आई यानी वॉवेल आएगा ना। तो वॉवेल जब आता है, वॉवेल जब आता है तो यहाँ का जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए हमारी स्पेलिंग बन रही है स्विमिंग यानी डबल एम। ठीक है, SWIMMING। ऐसी स्पेलिंग होती है जैसे गेटिंग की हो जाती है, रनिंग की हो जाती है, देखिए उसमें भी डबल डबल हो जाते हैं ना लेटर। तो वहाँ पे क्या होता है, एम है, एम के पहले ये वॉवेल है, वॉवेल तो था ही। ठीक है, और इसके बाद में फिर से वॉवेल आने वाला है, तो क्या होता है बीच का जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। ओके चलिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया करूँगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नोट है, लेकिन यदि डबल इन्फिनेटिव, ऊपर पढ़ा था सिंगल इन्फिनेटिव, अब यहाँ पर है डबल इन्फिनेटिव। डबल इन्फिनेटिव, डबल जेरेंड और डबल क्लासेस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किए गए हो तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए जो हम पढ़ रहे थे वो सिंगुलर था। ठीक है, सिंगुलर था क्या, सिंगल था इन्फिनेटिव और सिंगल था जेरंड, सिंगल थी क्लास ही। अब यहाँ पे देखिए डबल डबल सब आ रहा है, जब डबल आएगा तो डबल इट मीन प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, टू रन एंड टू स्विम, डबल इन्फिनेटिव हो गया ना, एक ये इन्फिनेटिव एक ये इन्फिनेटिव, किससे जुड़ा है, कंजक्शन एंड से। टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेस। ठीक, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। ये डबल जेरंड, देखिए डबल जेरंड, एक रनिंग था एक स्विमिंग था। देखिए मैं आपको स्पेलिंग बताई थी, इसमें भी वही चीज़ है। पहले तो देखिए वॉवेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट था, और हमको ये सफिक्स जोड़ना है, वो भी सफिक्स का पहले लेटर वॉवेल है, तो यहाँ पे जो बीच में कॉन्सोनेंट आएगा डबल हो जाएगा। ओके, सेम रूल लगेगा। रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, तो यहाँ पे डबल जेरंड है तो डबल जेरंड के साथ में डबल सब्जेक्ट यानी डबल जेरंड है, तो उसके साथ में हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, व्हाट वी से, व्हाट वी डू और क्लियर। डबल क्लासेस हैं तो उसके लिए हमें आर का यूज़ करना पड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब हमारा। ओके, लास्ट वाला रूल देख लेते हैं एक, यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो एज वेल एज के पहले सेंटेंस के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज़ होता है। जैसे क्या कह रहे हैं, देखिए अगर दो सब्जेक्ट होता है किस सेंटेंस में और दोनों सेंटेंस आपस में एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं, है ना। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होता है, एक इधर और बीच में एज वेल एज होता है, ठीक, तो जो वर्ब आती है ना, वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और दूसरा वाला कुछ नहीं। ठीक है, ये तो इस पर डिपेंड है, समझ जाइए आप है ना। देखिए एज वेल एज है, एज वेल एज, देखिए इस वर्ड को ही आप याद कर डालिए भाई, क्या बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है ना। देखिए एज वेल एज जो ये पब्लिशर और द राइटर्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम, हैज़ का यूज़ क्यों किया, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमारा जो मेन यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, बाद वाला प्लूरल था, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। ओके, एज वेल एज की जगह अगर एंड होता तो भाई बशर्ते हमको प्लूरल का यूज़ करना पड़ता, क्योंकि तब सब्जेक्ट हमारा डबल हो जा रहा था, अभी भी डबल ही है, लेकिन एज वेल एज का रूल अलग होता है। ठीक है, एंड से तो हटकर ही होता है। चलिए उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट रूल है, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। तो जो राइटर्स हैं यहाँ पे, राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आई है। देखिए द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। द राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आया है, एज वेल एज लगा था, द पब्लिशर था, ये सिंगुलर था, डजेंट मैटर, यहाँ वाले सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है वर्ब को लाने में, ये इसका फ्रेंड है, इसके साथ आया है। ठीक है, ये तो इसके साथ में यूँ ही है है ना, लड़ाई हो गई है इनकी।
चलिए, तो देखिए आज हम लोगों ने 40 रूल्स कवर किए हैं। 41 से कल हम लोग पढ़ेंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।